प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कई मोर्चों पर किसी की नहीं रही हुई। अमेरिका को भी थोड़ा सा झटका लगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे देश में विपक्षी पार्टियों को भी झटका लगा, लेकिन वो भी जिस अंदाज में चीन की महानता बताते दिखते थे, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा झटका तो लगा। हाँ, नहीं उसमें झटका लगा। और ख़ास बात यह है कि झटका देना वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका को देना ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल। जो एक तरीके से जो एक ध्रुवी व्यवस्था जो पूरी जा रही थी, उसके बीच में जो बहुध्रुवी व्यवस्था, वैसे तो ये शो जो है कहा जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने अपने नाम किया। तमाम आइसोलेशन के बीच में जिस तरीके का ये शो किया है, निश्चित तौर पर बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत हल्के लोग जो होते हैं और जो हल्के देश होते हैं वो किसी भी धारा में बहते हैं। भारत का जो धीर गंभीर जो अप्रोच है वो वहां पर भी जाकर नहीं बदला, और जाकर साफ साफ नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा। पहली बात तो यह है कि एलएसी को लेकर जो हमारी 3800 किलोमीटर की जो पूरी एलएसी है उसको लेकर फिर से चीजें कुछ शुरू हो रही है। 2020 से पहले की स्थिति आ रही, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके की बयानबाजी तकरीरें वहां पर मन से हो रही थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी का यह बयान, हर्षवर्धन, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वहां पर रिफॉर्म के लिए जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। मतलब सुधार होंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की बात करें या जो अन्य संगठन। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ना कि ब्रिक्स इसके मुकाबले खड़ा किया जा रहा, तो नहीं, सबकी अपनी उपयोगिता है। तो हम पहले ही अब गुटनिरपेक्ष ना कहें, लेकिन हम निश्चित तौर पर एक ध्रुवी व्यवस्था, एक धारा के विपरीत हैं। हम सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं, और मोदी ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, ये तो मानना पड़ेगा हर्षवर्धन। राजेश्वर, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और गंभीरता से बात की जानी चाहिए। एलएसी पर जिस तरह से 4 साल से स्थितियां थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और जिसको आर्मी की भाषा में कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, इक्वल एंड क्वालिटी डिप्लॉयमेंट, यानी जितने लोग, जितने इक्विपमेंट, जितना डिफेंस का जितना आर्मामेंट, वो सब दोनों तरफ से है। और जिस देश में सरकार के रक्षा मंत्री ने सदन में कहा हो कि अगर हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो चीन वाले आ जाएंगे, आज उसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमने 4 साल में चीन को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जहां वो कहीं जाता नहीं है। आज तक का कोई इतिहास नहीं है कि चीन किसी मामले में पीछे हटा हो। बिल्कुल, भारत के भी संदर्भ में पीछे नहीं हटा, नहीं कभी, लेकिन आज पीछे हटना पड़ा। और अभी जिस तेजी से दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर रही हैं, और दोनों के लिए जरूरी था, दोनों के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल चीन की भी बढ़ी हुई थी। यहां जो आपने कहा ना, व्लादिमीर पुतिन ने पूरा शो, एक तरह से कहें कि वो सबसे बड़ा अगर कोई दिख रहा था तो व्लादिमीर पुतिन दिख रहे थे, क्योंकि कजान शहर में वो ब्रिक्स समिट हो रहा था। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर आप ये कहें कि इस पूरे शो में पुतिन वो एक हीरो थे, लेकिन अगर उनके पैरेलल एक कोई हीरो खड़ा हुआ था, कई बार कहते हैं ना कि शो स्टॉपर या स्पेशल कैरेक्टर, तो उस रोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो जिस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस के साथ उनकी जो बातचीत की तस्वीरें आई, जिस तरह से ईरान के, ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा शानदार है। जो यहाँ वाले तो वैसे ही नाखून कटा के शहीद बने हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन वो जो एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को बदला। और देखिए एक बात समझिए, बार बार ये कहा जाता है कि यूएन का विकल्प, कोई विकल्प बनना बनाना ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्रिक्स समिट में दुनिया के बड़े देश, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले देश, लगभग 35-40% अर्थव्यवस्था यही देश काबू करते हैं, इनके कंट्रोल में है, अगर वो कुछ तय करेंगे तो उसका मतलब होगा, अगर ब्रिक्स देशों की अपनी एक करेंसी आ जाएगी तो उसका एक मतलब होगा, डॉलर डोमिनेंस खत्म होगा। अगर ब्रिक्स देश एक दूसरे के साथ उनकी करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे तो उसका मतलब होगा। अगर किसी देश में कोई दूसरा देश वहां कोई काम कर रहा है और उसी देश की मुद्रा के साथ, या जिसको हम कहें कि पुराना वाला बार्टर सिस्टम, वो लेके आते हैं तो कमाल होगा। और इससे क्या होगा, जो वेस्ट पर डोमिनेंस है, वेस्ट डोमिनेंस है, वो खत्म होकर इधर शिफ्ट होगा। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, चीन पर भरोसा हमें न तो करना चाहिए, न वो करने लायक देश है, बेहद बेईमान नियत का, चूंकि वहां सीसीपी है, अकेली पार्टी है, कहने को वन पार्टी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लेकर आए, और इसमें व्लादिमीर पुतिन अभी जिस टैंगो में फंसे हुए हैं, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
नहीं बिल्कुल, और ये एक बात समझनी होगी, जो बात कही कि 40% अर्थव्यवस्था वाली बात और लगभग 60% आबादी बिल्कुल वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो दोनों ही चीज़ें किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर एक संतुलन कायम करती है, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। और जो भारत की जो भूमिका की बात है ना, वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत स्टैंड ऑफ हमारा चल रहा है चाइना के साथ में, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो व्यापार हैं, व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। $101 बिलियन के करीब हम उनसे व्यापार कर रहे हैं, और उसको लेकर हमारी कुछ चिंताएं भी हैं कि उसका थोड़ा संतुलन बनाया जाए, वो अलग बात है। लेकिन जिनपिंग को भी पता है कि भारत जैसा बाजार चाहिए, तो वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक शब्द इस्तेमाल करते थे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि जो है कॉशियस ट्रस्टशिप होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा सतर्कता के साथ। तो बिल्कुल। चाइना के साथ तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जो बात आपने कही ना कि चाइना पीछे नहीं हटता, मुझे बहुत ठीक से याद है हर्षवर्धन, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने पूछा था, तो उसके बाद उनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने चाइना का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोले इनके यहाँ से कहा गया कि अगर आप उस पर बात करते हैं अरुणाचल पे, तो हम तिब्बत की बात करेंगे। वो मीटिंग से उठ गए और बोले इसको हम हॉस्टाइलिटी मानेंगे। मतलब इस तरीके से वो राजनीति करते थे, इस तरीके से कूटनीति करते थे। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में तो इससे हम झूला नहीं झुला रहे हैं, जो मिरर वाली जो बात हो रही ना कि सामने बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है, व्यक्ति के सामने व्यक्ति और अस्त्र के सामने अस्त्र। तो ये आसान काम नहीं था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहां पर हम बना पाए तो हो पाया। तो ये जो है असंभव को जो संभव करने वाला काम हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। और एक बात और, रशिया में होना ये और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो हम अमेरिका और तमाम जगहों से बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन खास तौर से जो LAC पे जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर जो है रशियन मेड है। नहीं देखिए, ये तो कमाल का है। ऐसी फाइन बैलेंसिंग तो शायद ही कभी दुनिया के किसी देश के राजनयिक ने की हो। आप अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में आपको 2-2 बार जो प्रेसिडेंट डिनर होता है उसमें आपको बुलाया जाता है। आप बाकायदा उनकी सीनेट को संबोधित करते हैं, और वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन कितनी बार मिलता है उसकी गिनती करना कठिन होता है। फिर जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आप क्वाड बनाते हैं कि चीन को काउंटर करना है। आप रशिया के साथ सस्ता तेल लेते हैं, रशिया के साथ डिफेंस डील करते हैं। चीन के साथ आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं, और उन व्यापारिक रिश्तों में जैसे एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताऊं, मैं इसका जिक्र करता हूं। 4 साल पहले तक भारत में जितने एयर कंडीशनर बनते थे उन सब में लगने वाला कंप्रेसर चाइना से बनता है। आज 70 से 80% यानी 100 AC बिक रहे हैं, तो 70 से 80 AC में भारत में बना हुआ कंप्रेसर लगा हुआ है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये बहुत बड़ा है। और अभी चूंकि जब हम बड़ी इकोनॉमी होते हैं, 1.5-2 लाख करोड़ डॉलर से जब हम $3.7 ट्रिलियन के हैं, तो जाहिर है कि उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ग्रोथ है, जिसको CAGR कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसमें हम बेहतरी की तरफ गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में, जिसको हम PLI स्कीम के जरिए, दूसरी स्कीम्स के जरिए जो कंपनियां आ रही हैं वो चीन, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो चाइना होगी या फिर भारत होगी। और बिल्कुल, अब इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस टिप्पणी के साथ में चाइना को लेकर बहुत सारी बातें हिंदुस्तान में विपक्षी दल कहते रहे हैं। वो पता नहीं कैसे भूल जाते रहे हैं कि जब वो चाइना को ज़्यादा शक्तिशाली बता रहे होते तो अपने आप को शक्तिशाली नहीं बता रहे होते थे। जो भारत का मित्र देश उस तरीके से नहीं है, जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है, उसके पीछे खड़े हुए आप जब दिखाई पड़ते हैं तो आप अपनी क्या छवि बना रहे होते हैं। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि उनको भी तब जोड़ दूं, शी जिनपिंग भी पहली बार थोड़ा हंसते मुस्कुराते या कहें कि उसकी कोशिश करते दिखे। ऐसे तो तब भी नहीं मुस्कुराए थे जब 2008 में कांग्रेस के साथ कोई MOU वगैरह हो गया, तब भी नहीं मुस्कुराए थे ऐसे। तो वो भी लोगों को याद रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब भारत जैसा, भाई अब 5वीं अर्थव्यवस्था है, 3री अर्थव्यवस्था अगर हम होने वाले हैं उनके बाद, तो सबको पता है कि हमारी जेब में पैसा है, हमारे पास पुरुषार्थ है, और हमारे पास आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर है, हौसला है। तो निश्चित तौर पर दुनिया जो है अपने आगे होगी। और हम किसी को झुकाने नहीं निकले, लेकिन समानता का दर्जा कैसे हमें व्यवहार करना है वो हम कर रहे हैं। और रशिया के साथ तेल लेकर जिस तरीके से हमने वेस्टर्न कंट्रीज को जवाब दिया, ये उसका उदाहरण है। तो लगातार मुझे लगता है कि ये बात नरेंद्र मोदी की भी है, और ये बात उससे ज्यादा भारत की है कि भारत ये कर पा रहा है। ये करना हर भारतीय के लिए उसका गौरव, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए और हमारी सुरक्षा और आर्थिक अभिरक्षा सबके लिए बहुत जरूरी है।